नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मैं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष का जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्राचीन काव्य, उसमें आपका जो पहला पाठ है, ठीक है, जो पहला पाठ है उसका आज हम, जिसका नाम है ढोला मारूंगा दोहा, जो किसके द्वारा रचित है, कवि कुशललाल, या इसके एक रचनाकार और है। कुछ कवि कुशललाल की रचना मानते हैं, कुछ कवि कल्लोल की रचना मानते हैं। तो कवि कल्लोल या फिर कुशललाल के द्वारा रचित ढोला मारूंगा दोहा की आज पदों की हम व्याख्या करने वाले हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूं कि ढोला मारूंगा दोहा है वो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक काव्य है। प्रसिद्ध क्या है? लोक काव्य है। और ये ढोला मारू की जो प्रेम कथा है उसका इसमें वियोग जो श्रृंगार है उसका क्या हुआ, इसमें मधुरता के साथ में वर्णन है वो किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रेम कथा में संयोग और वियोग जो श्रृंगार है उसका बड़ा मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। और इस जो काव्य है इसका जो प्रमुख नायक है वो है आपके कछवा वंश के राजा नल, यानी जो नरवर है जिसका नाम, उसके पुत्र साले कुमार ढोला। तो ये उसका नायक है इस काव्य का। और नायिका है वो है मारवणी। मारवणी जिसको मारू भी कहते हैं। ये पुंगल के राजा आपके जो पुत्र पिंगल है, पुंगल के राजा पिंगल की पुत्री थी और इसका नाम था मारवणी यानी मारू। तो ढोला और मारू। तो इस प्रकार से, और इसकी सहनायिका की बात करें तो मालव देश के जो राजा थे उसकी राजकुमारी का नाम था मालवणी। ये यानी ढोला है, उसकी दो नायिकाएं हैं या दो प्रेमिकाएं हैं। इसमें एक का नाम मारवणी है और दूसरा का नाम है मालव की राजकुमारी मालवणी। तो इस प्रकार से ये इसमें इस जो प्रेम काव्य इसके दो मुख्य जो नायक और नायिका है। और अगर काव्य की भाषा की बात करें तो ये काव्य जो है डिंगल भाषा में लिखा गया है। डिंगल राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। तो डिंगल और पिंगल दो भाषाएं हैं राजस्थानी की। तो ये डिंगल भाषा जो है उसका प्रयोग इसमें किया गया है। साथ ही साथ अगर इसकी बात करें तो ये गेय पद है। प्यारे विद्यार्थियों, ये गेय पद है, इसको गाया जा सकता है और लोग गाते भी हैं। राजस्थान में इसको गाया जाता है। और ये जो इसकी जो काव्य की जो रचना है वो क्या है, जो छंद की बात करें तो इसमें दुआ छंद है, अर्थात दुआ छंद है वो इसमें प्रयोग किया गया है। दुआ छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। और ये श्रृंगार रस से परिपूर्ण रचना है। इसमें श्रृंगार रस की प्रमुख है वो आपको प्रमुख प्रधानता है और श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार की प्रधानता इसमें अधिक है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, ये हमें मैंने जो बताया है ये सब चीजें आप उसमें लिखेंगे। किसमें? आप जो व्याख्या है, व्याख्या का जो विशेष बिंदु, विशेष जैसे प्रसंग, व्याख्या और विशेष, तो विशेष में हम ये चीजें लिखेंगे। भाषा कौन सी है? तो इन पदों में डिंगल भाषा का प्रयोग है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ये गेय पदों, गेय पद संयुक्त रचना है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, दुआ इसमें छंद है। तो ये मुख्य बात इसमें विशेष में लिखनी पड़ती है। और साथ ही साथ अलंकारों का वर्णन इसमें किया जाता है। तो अलंकार में मुख्यतः एक तो अनुप्रास अलंकार तो सभी में आता है, तो ये आप लिख सकते हैं परीक्षा में। तो और बाकी रूपा ज्ञापन जो भी उस पद के अनुसार होंगे वो हमें लिखना पड़ेगा। तो आज हम आपको इसके बारे में समझा रहा हूँ। पहला जो पद है वो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कवि ढोला मारूंगा दोहा में पहला दोहा देखिए। नरवर देश सुहावण जय जावं पहिया, मारू तना संदेशड़ा, ढोलईनु कहिया, ढोला ढोलईनु कहिया। तो ये जो पहला पद है इसमें कहा गया है कि जब मारवणी के माता पिता इस बात से चिंता करने लग जाते हैं कि मेरी बेटी है वो ढोला के वियोग में वेदना को प्राप्त कर रही है, तो मारवणी के माता पिता है वो एक संदेशा भेजने के लिए पति को, जो ढांडी है उसको बुलाते हैं कि उसको जो उसके नायक यानी जो प्रियतम है ढोला उस तक उसका संदेश पहुंचा दे। तो उसको वो बुलाते हैं। तो उसको जो नायिका है
यानी जो मारवाणी है वो क्या उस संदेश वाहक को, जो ढांडी है उसको क्या कहती है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो वो पथिक को लक्ष्य करके कहती है, कौन? मारवाणी कह रही है उस पथिक को, संदेश वाहक को। वो ये कहती है कि नरवर देश सुहावण, नरवर देश है बड़ा सुहावना है। सुहावणों का अर्थ क्या होता है? सुहावना, बड़ा सुंदर है। नरवर देश है, वो बड़ाई कर रही है अपने ढोला के देश की। किसको किससे कह रही है बात? ये पथिक को कह रही है, उस ढांडी से कह रही है कि हे पथिक, मेरा जो नरवर देश है, मेरे ढोला का जो देश नरवर देश है, बहुत ही सुहावना है। जय जाओ पैयाए, जय माने यदि तुम जाते हो, जो यदि तुम जाओ, यदि वहां तुम जाओ, जाओ माने जाओ, पैहाय अर्थात हे पथिक, पैयाय का क्या अर्थ है? पथिक। ये शब्द बार बार आएगा, ढांडी शब्द आएगा, पही शब्द आएगा, पैयाय शब्द आएगा, तो पथिक होता है। तो हे पथिक, यदि तुम नरवर देश में जाओ, क्योंकि नरवर देश बड़ा सुहावना देश है, यदि तुम वहां पर जाओ तो क्या करना वहां जाकर के? तो नायिका ये कह रही है मारवाणी कि मारो तना संदेशड़ा, कि मारो मैंने मारवाणी, ठीक है, मारवाणी का तना मैंने मुझ, मेरा संदेशड़ा मैंने संदेशा, कि मेरा संदेशा उन मेरे ढोला तक, ढोले नु कही आए, कहिया मैंने कहना, कह देना कि हे पथिक, हे रागीर, हे ढांडी, तुम अगर मेरे नरवर देश को जाओगे, क्योंकि मेरा नरवर देश बहुत ही सुहावना है, मेरे ढोला का देश, अगर तुम वहां पर जा रहे हो तो तुम मेरा मारवाणी तना संदेशड़ा, अर्थात मारवाणी, मुझ मारवाणी का संदेश है, अपने ढोला से जाकर के कह देना, मेरे ढोला यानी मेरे प्रियतम से जाकर के एक संदेशा कर देना। और वो इस प्रकार से कह देना, देखिए मारवाणी अगली पंक्ति में कह रही है, अगले दो में कह रही है, संदेशा ही लख लइए जब कहीं जाने कोई, जूं धनिया कहीं नेर भरी, जूं जइया कहीं सोए, ढोला जई जइया कहीं सोए। तो इसमें देखो मारवाणी संदेश वालों को कहते हैं, संदेशा ही लख लइए, लख लइए माने वैसे लख का अर्थ होता देखना, पता चल जाता है, ठीक है, लख लइए माने पता है, वो चल जाता है किसे? कि जो संदेशा मारवाणी कहती है कि जो संदेश से क्या होती है कि मन की जो दशा है वो पता चल जाती है। जो संदेशा सच में, जो वास्तव में संदेशा देने वाला अगर संदेश भेजने वाले की मनोदशा को अच्छी प्रकार से समझ ले तो क्या होता है कि वो सामने वाले को सही तरीके से बता सकता है। ये संदेश वाहक का काम है। तो संदेशा ही लख लइए यानी संदेश से मन की दशा को क्या करती है, जान लेता है। अगर कोई व्यक्ति जो संदेश वाहक अगर जान लेता है संदेशा भेजने वाले का, तो जहूं कहीं जाने कोई, जहूं मैंने जो, कहीं मैंने कहते हैं, जाने मैंने जानता है कोई। यदि कोई संदेशा भेजना जानता है, जिस भाव से जो संदेशा दिया गया है, जो कहीं मैंने कहना, जाने मैंने जानता है कोई, यदि उस जो संदेश भेजने वाले की मनोदशा के अनुकूल ही बात को कहना, संदेशा देना जानता है, तो ज्यों धनी आंखी नैन भरी, ज्यों मने जैसे, धनी मने प्रियतमा या प्रेयसी पत्नी, ठीक है, धनी का अर्थ प्रेयसी प्रियतमा पत्नी। ज्यों मने जैसे, आंखी नैन भरी मने आंखों में आंसू भर करके, आंखों में आंसू भर करके जो नायिका कहती है, ज्यों जई आंख नहीं सोई, यानी जिस प्रकार से नायिका ने नेत्रों में आंसू भर करके जो संदेश भेजा है, ठीक वैसा ही भाव से अगर ज्यों जई आंख नहीं सोई, सोई मने वही का वही, वैसा का वैसे मनोभाव से युक्त जो संदेश है सामने वाले को प्रेषित कर दे, तो उसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। ये नायिका मारवाणी उस पथिक से कहना चाहती है। यानी जिस प्रकार से ज्यों मने जाकर के
और जई आंखें मैंने जिस प्रकार से नायिका ने आंखों में आंसू भर के जो सूचना दी है या संदेश दिया है, ऐसे के ऐसी ठीक उसी प्रकार से अगर सोई मैंने वही सोई का अर्थ होता है वही का वही संदेश अगर वो दे तो उसका प्रभाव सुनने वाले पर बहुत अधिक पड़ता है। तो इस प्रकार से इस पद में हम दोनों पदों में बात की है कि पहले देश में मारवाड़ी अपने ढोला के देश की बढ़ाई कर रही है, फिर संदेशा देती हुई कहती है कि अगर संदेश भेजने वाले की जो मनोदशा है उसका ठीक उसी प्रकार से अगर कोई कह दे तो उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो विशेष जो बिंदु है अपना व्याख्या प्रसंग, तो आप क्या लिखोगे प्रसंग में इसके प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत प्रसंग, प्रस्तुत पद या प्रस्तुत दुआ ढोला मारोरा दुआ या कभी कुशल लाभ या कलोल के द्वारा रचित ढोला मारोरा दुआ शीर्षक से अवतरित है। या अवतरित लिखना नहीं जानते तो आप उद्घृत है, उद्धृत नहीं लिख सकते तो लिया गया लिख देना, तो उद्धृत ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से आप ये लिखना। और इसमें मारवाड़ी का जो संदेश है वो भेजने पति को जो है बताया गया किस प्रकार संदेश भेजना है, तो उसकी मनोदशा का इसमें वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से पहला प्रसंग लिखना है परीक्षा में, उसके बाद में आपको व्याख्या करनी है, और तीसरा जो बिंदु होगा वो होगा आपका विशेष। और विशेष में मैंने 4 पॉइंट पहले बता दिए। भाषा कौन सी है, तो डिंगल भाषा है, यह पद रचना है, दुआ छंद है और श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। और एक लाइन और लिख देना, छंद की यति गति उचित है। और रस की अलंकारों की बात करें तो आप अनुप्रास अलंकार, इस प्रकार से ये इसमें अनुप्रास अलंकार का या रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग है वो किया गया है। तो ये आपको करना है। अगला पद लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, डांडी एक संदेश प्रीतम है कैया जाए, साधन बड़ी कोई लाभई, भस्म डंडोली सियाए ढोला, भस्म डंडोली सियाए। तो इसमें देखो डांडी, डांडी का अर्थ होता है पति, डांडी शब्द बार बार आएगा, डांडी में पति संदेश वाहक। एक संदेश रूप प्रीतम कहिया जाए, कि एक संदेशा है मेरे प्रीतम यानी मेरे पति को जाकर के कह देना, मेरे ढोला को जाकर के कहिया मैंने कह देना, जाए मैंने जाकर के। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये शब्दार्थ आपको याद होंगे तो आराम से आप इस व्याख्या को याद करने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप अपने आप ही इसकी व्याख्या ठीक से कर पाएंगे। तो शब्दार्थों को बहुत गौर से आप देखना, शब्दार्थ पक्के याद होने चाहिए आपको ध्यान से। साधन, साधन माने उनकी, उनकी धन माने पत्नी, उनकी पत्नी क्या हो गई, बड़ी कोयला भई, बड़ी माने जल करके बढ़ गई है, अपने मारवाड़ी राजस्थान में बढ़ना जलना, तो जल करके कोयला, कोयला माने कोयला हो गई है, कोयला भई माने हो गई है, वही का अर्थ है हो गई है। भस्म डंडोली से आए, डंडोली से माने ढूंढना, डंडोली से का अर्थ होता है ढूंढना, आए माने आकर के, भस्म माने राख, ठीक है भस्म राख। तो नायिका बड़ी वियोगता से भर करके कहती है, हे डांडी एक संदेश ना मेरे प्रीतम को जाकर के कह देना कि तुम्हारी जो धन है, तुम्हारी जो पत्नी है वो तुम्हारे वियोग में, तुम्हारी याद में, तुम्हारी स्मृति करते करते जल करके कोयला भाई मैंने कोयला हो गई है, और अब आकर के डोला तुम उस राग को ढूंढने आ जाना। अर्थात कम से कम अब यहाँ आने के बाद में तुम्हें तो केवल उसकी राख ही मिलेगी, तुम्हें उसकी भस्म मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे वियोग में मेरा जो शारीरिक मनोदशा है वो बहुत ही विकृत हो गई है, अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, इसलिए केवल अब भस्म तुम्हें मिलेगी, इसीलिए आप शीघ्रता से यहाँ मेरे अपने देश में पुनः पधारो, मेरे पास आओ। तो इस प्रकार से संदेशा है मारवाड़ी वो कहती है। अगला पद देखिए प्यारे विद्यार्थियों को, ये जो पद है वो आप विशेष है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें वही बात इसमें बताई गई है, अपने संदेश है वो संदेश की काव्य शैली है वो इसमें बताई गई। विशेष में अगर करना चाहो दुआ छंद का इसमें प्रयोग किया गया, भाषा इसकी डिंगल है, इस प्रकार से आप लिख देना। प्रसंग आप लिख ही जाओ, लिख लोगे कि प्रस्तुत प्रसंग कवि कुशल लाभ रचित ढोला बरोरा दुआ से उद्गृत है, इसमें मारवाणी है वो संदेश भाव को जो है अपना संदेश है वो देती है। आगे देखिए, डांडी जे राजेंद मिलई यूं दाख बिया जाय, जो बन अस्ति मद चढ़यऊं अंकुश लई धरी
जे राजेंद्र मिले, हे डांडी हे पति जे मने यदि, राजेंद्र मने राजन, मेरे राजन में, राजन कौन ढोला, मिले मने मिले, यूं दाखविया जाए, यूं जाकर के कह देना, उनको ये संदेशा दे देना। दाखविया का अर्थ होता है कहना, ये जाकर के कह देना, यूं दाखविया जाए, जाए मैंने जाकर के कह देना, क्या कह देना कि जोबन हस्ती मद चढ़े हूं, कि मेरा यौवन रूपी जो हस्ती है यानी हाथी है, मद मदमस्त हो गया, चढ़े मैंने चढ़ गया, यौवन रूपी हाथी को यहाँ नायिका ने अपने रूप और यौवन को एक हाथी की संज्ञा देकर के बताया है कि यौवन रूपी जो है वो हाथी है, वो मदमस्त हो रहा है, मद है उसको चढ़ गया है, इसीलिए आप अंकुश ले धरी आए, इसीलिए आप हाथी को नियंत्रण करने वाला अंकुश ले मैंने लेकर के धरी आए, मैंने आ जाओ यहाँ शीघ्रता से, इस हाथी को, यौवन रूपी हाथी जो मदमस्त हो रहा है उसको अंकुश ला करके उसको नियंत्रित कर दो। तो इस प्रकार से नायिका है इसको संदेशवाहक को सूचना देती है, संदेशा देती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसमें जो विरह की उद्दीपन अवस्था का वर्णन इसमें किया गया, किस प्रकार से विरह वेदना से व्याकुल वो जो है उद्दीप्त हो रही है, यौवनावस्था के कारण विरह वेदना से उद्दीप्त हो रही है, उसका चित्रण इसमें किया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो अलंकारों में अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, इसकी प्राप्ति इसमें हो रही है, और प्रसंग आप लिख ही लेंगे। तो इस प्रकार से प्रसंग मुख्य रूप से वही है, एक की जो बताया लगभग वही है, थोड़ा बहुत उसमें बदल करके आप लिख देना, ऊपर वाली वही उसमें पंक्ति आपको लिखनी है। अगला एक पंक्ति है वो देख लीजिए, डांडी जे सायब मिलई यूं दाखविया जाए, आँखियाँ सीप विकासिया, स्वाति जय बरसऊँ आए ढोला, स्वाति जय बरसऊँ आए। तो इसमें देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ढांडी जे साहिब मिले, हे पति जे मने यदि, साहिब मने मेरे प्रियतम, मेरे पति, मिले मने मिले, तो यूं दाखविया जाए, दाखिया मने कहना, ऊपर भी आया ये शब्द, दाखिया मने कहना, जाए मने जाकर के, ये बात जाकर के कह देना, ये संदेशा दे देना क्या कि आँखें सीप विकासिया, कि मेरे आंखों रूपी सीप है, आंखों रूपी सीपी विकसित हो गई है। क्यों हो गई है विकसित? क्योंकि हे ढोला तुम्हारे आने के इस मार्ग को, रास्ते को देखते देखते मेरे नेत्र इतने विकसित हो गए हैं। अर्थात यहाँ पर उपमा दी है, क्या उपमा दी है कि आंखों को उपमा दी है सीप से, कि आंखें रूपी सीप है वो क्या हो गई है, विकसित हो गई है। स्वाति जब बरसों आए, इसीलिए आप स्वाति नक्षत्र की बूंद बरसे, स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद बन करके आओ, और जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है उसकी उसकी बूंद है जैसे सीपी में पड़ती है तो वो क्या बन जाती है, मोती बन जाता है। उसी प्रकार से आप दर्शन दोगे तो ये आंखों में आपकी तरह से एक तरह से मोती जैसा सुफल है, मोती जैसा फल है वो प्राप्त मुझे हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो नायिका है मारवणी अर्थात मारू, वो ढोला को संदेशा भेजती है, किसके माध्यम से, ढांडी के माध्यम से अर्थात पति के माध्यम से। तो आंखों रूपी, तो यहाँ रूपक अलंकार हो गया, आंखों रूपी सीप, तो आंखों रूपी सीप में रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है। जो स्वाति नक्षत्र की बूंद बनकर के इसमें नायक को बताया गया कि आप आओ ताकि मैं है उसी प्रकार से मेरी जो नेत्र में मोती जैसा आपका दर्शन है वो प्राप्त हुए, उसका सुफल प्राप्त हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये जो आज हम 5 पद पढ़े हैं इसकी व्याख्या आपको ध्यान में आई होगी। इसको आप ठीक से इस परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्या मैंने इसमें ली है। बस ये व्याख्या कम से कम ये इतना तो आप उसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। वैसे तो आपको पूरा पढ़ना चाहिए परीक्षा में, लेकिन जो विशेष जो महत्वपूर्ण जो मेरे हिसाब से लगी वो मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। तो आप इन पदों को ठीक से दोबारा आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। आप नए आगे के जो पद हैं, अभी ये पद पूरे नहीं है, आगे के पद हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।